गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन क्लासेस। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर बेटा विवेक यादव। आज बेटा हम एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो है क्वांटम नंबर। एक छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है एक्चुअली इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ते हैं, अब तक हम सारे जो क्लू थे पीछे भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारी बातें पढ़ चुके हैं इसके अंदर। अब हम ये पता करना चाहते हैं बस उस इलेक्ट्रॉन की जानकारी कि उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, स्पिन कैसी है। तो उसकी कंप्लीट जानकारी, जैसे आप स्कूल के अंदर जाते हो तो स्कूल के अंदर जब आप अपना नाम बताते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी बायोडाटा है वो आपका आता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी सर्टिफिकेट है वो बनती है आपकी, या आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनता है। तो इसका मतलब एक पूरी डाटा की हमें ज़रूरत होती है उसके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यही हमने बताया भाई क्वांटम नंबर का एक सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का एक सेट होता है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किस अबाउट, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। वो क्या क्या हो सकती है, उसकी एनर्जी हो सकती है, शेप हो सकती है, ओरिएंटेशन हो सकती है और स्पिन हो सकती है। ये सभी बातें हम अभी वन बाय वन करके इस 4 क्वांटम नंबर के अंदर डिस्कस करेंगे। और वो 4 क्वांटम नंबर आपके पास कौन कौन से हैं, वो 4 क्वांटम नंबर आपके पास हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद आएगा एजुमेंथल, सब एजुमेंथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसको, या उसका एक नाम और भी है एंगुलर क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर आपके पास आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक एक को वन बाय वन करके सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारी डेफिनेशन थी क्वांटम नंबर की, वो हमें आसानी से पता लग गया है कि भी एक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर जो क्या देता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसकी, इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसकी एनर्जी है या शेप है या ओरिएंटेशन है और स्पिन है। अब ये सारी बातें वन बाय वन करके एक एक करके आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो हम इसको बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन एक सिंबल होगा आपके पास, और इसकी जिसने दिया था ये बोर ने दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और दिया था बोर ने। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या बताता है, इट टेल अस अबाउट द डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट है उसकी जानकारी देता है। और वो सेल कौन कौन सी होती हैं, जैसे के एल एम एन, क्योंकि यहाँ तक ही हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कंप्लीट हो जाता है सारा वर्क। तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें सेल के बारे में बताता है, डिफरेंट सेल किसी भी एटम के अंदर कौन सी सेल है, के है, एल है, एम है, एन है, ठीक है, उसके बारे में। और दूसरा, के लिए एन का मान क्या लेते हैं 1, एल के लिए एन का मान 2, एम के लिए एन का मान 3, और एन के लिए एन का मान, ये जो एन सेल थी उसके लिए एन का मान क्या लेते हैं 4 लेते हैं। अब उसका यूज़ कहाँ करते हैं, देखो एक पॉइंट हमारे पास है कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड इन सेल, किसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हैं उसको हम इस फॉर्मूले से बताते हैं, किससे, 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर कैसे बताते हैं, देखो मेरे पास, देखो अभी मैंने देखा, मेरे को बताना भाई के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो देखो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। अभी हमने बताया के लिए क्या लेते हैं, n का मान कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो कर दो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ पे पता लग गया के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो फर्स्ट सेल है के सेल, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2। अब जैसे मान लो एल के लिए देखना हो, भी एल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब सेकंड जो सेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं, के एल एम में कितने आ सकते हैं, एम के लिए एन का मान कितना है 3। देखो एम के लिए एन का मान कितना है 3, तो यहाँ अगर 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 दूनी 18। तो एम के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे आपके पास है 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसी तरह हम उसको भी कर सकते हैं एन के अंदर,
एन के अंदर कैसे आएगा, एन का मान कितना, 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब जो एन सेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपके पास, 32। ठीक है, तो ये तो हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चेक कर ली किसी भी सेल के अंदर, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे 2n का स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया। देखो दूसरा मैं एक छोटी सी पहचान आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहीं पे ऐसे लिखा मिलेगा ना कॉन्फ़िगरेशन में 2s है या 2p है, ठीक है, या 2d तो नहीं होता, 3d है मान लो, तो जो नंबर आगे होता है ना इसके आगे, ये जो नंबर होता है 2, 2 या 3, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमने लिखा ना 2s, तो ये तो आपके पास सेल होती है, और ये क्या होती है, सब सेल। अभी आगे आएगा आपके पास सब सेल के बारे में। अभी हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर क्या है ये सब सेल, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो आगे का नंबर होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है एजुमेंथल, या उसका नाम दूसरा है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो बेटा देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एजुमेंथल क्वांटम नंबर। एजुमेंथल क्वांटम नंबर, जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा n से रिप्रेजेंट किया था, एजुमेंथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसके बारे में बताया गया था सोमरफेल्ड ने, उसके बारे में किसने बताया था, बोर ने, और इसके बारे में किसने बताया है, सोमरफेल्ड ने। सबसे पहली बात, ये जो इसका एक दो नाम और भी आपके पास है, इससे जो आपके पास एजुमेंथल क्वांटम नंबर है उसको और क्या बोल सकते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, या एंगुलर क्वांटम नंबर। ये दो नाम और भी उसी के, या तो उसको बोल सकते हो क्या आपके पास सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या क्या बोल सकते हो आप, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके दो नाम है, एक सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एक एंगुलर क्वांटम नंबर। अच्छा, और दूसरा जैसे हमने पहला क्वांटम नंबर पढ़ा था बेटा, वो किसके बारे में बता रहा था, वो हमें बता रहा था उसकी किसके बारे में, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे वाली फ्रंट वैल्यू जो है उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने 1s लिख दिया, तो 1 जो आगे लिखा हुआ है, कहने का मतलब मेरा ये है 1s लिख दिया, तो ये जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो ये किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में। और अगला जो अभी हम पढ़ रहे हैं एजुमेंथल क्वांटम नंबर, ये क्या किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द सब सेल प्रेजेंट इन ए सेल, ये बताता है सब सेल के बारे में। अब सब सेल कौन कौन सी हैं, जैसे S P D F आपके पास। ठीक है, अब इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। अब इनकी जो वैल्यू फिक्स है, S जो सब सेल आपके पास, उस केस के अंदर जो भी आपके पास L की वैल्यू हमेशा 0 होगी। S के लिए हमेशा L की वैल्यू क्या होगी, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो ये मान आप याद रखना अपने माइंड के अंदर। कभी भी एजुमेंथल क्वांटम नंबर के बारे में देना कोई जानकारी, तो ये दिमाग में होना चाहिए आपके माइंड में कि S का मान जो होता है, S ऑर्बिटल के लिए या S सब सेल के लिए L का मान हमेशा 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने जैसे वैसे लिख दिया 2s, मैंने लिख दिया ऐसे लिख दिया 2s, और मैं बोलूँ इसके लिए L का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे L का मान 0 होगा। L का मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन है, S ऑर्बिटल है। S के लिए L का मान क्या होता है, 0 होता है हमेशा। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2p और मैं पूछूँ आपसे n का मान कितना है, तो आप बोलोगे n का मान 2, क्योंकि n तो आगे फ्रंट वाला होता है। और p के लिए L का मान कितना होता है, 1, L का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे बताओगे आप। या मैंने लिख दिया 3d, क्या लिख दिया 3d, तो मैं बोलूँ n का मान कितना है, 3, और L का मान कितना है, 2। L का मान कितना है, 2 आपके पास, क्योंकि देखो d के लिए L का मान कितना है, 2 आपके पास, d के लिए L का मान कितना है, 2। तो ऐसे आप बता सकते हो आसानी से। तो ये बात हम समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो आगे, अब ये कहता है
एक ये दोनों ध्यान रखना है। अगर आपको सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताने हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 4l+2, 4l+2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, उसका फॉर्मूला है 2l+1, 2l+1। तो देखो मैं पहले इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सब सेल के अंदर। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला है 4l+2, 4l+2। मैं अगर l का मान 0 लेता हूँ, l का मान क्या लेता हूँ 0, तो ये तो पता लग गया आपको l का मान 0 किसके लिए लेते हैं, s के लिए लेते हैं ना। तो ये पता करना चाह रहे हैं भाई s जो सब सेल है, s ऑर्बिटल जो आपके पास है, s जो सब सेल आपके पास, या s ऑर्बिटल बोल सकते हैं इसको, s ऑर्बिटल बोल सकते हो या इसी चीज़ को बोल सकते हो s सब सेल, दोनों ही की बात है कि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो वो देखो, तो भाई एल का मान 0 पुट करोगे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो इसका मतलब 2 आ गया ना मेरे पास। तो ये मेरे को कन्फर्म हो गया कि S के अंदर, S जो है, जो आपके पास S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अगर मान लो मैंने L का मान 1 लिया, मान लो देखो L का मान कितना लिया 1, तो देखो 4l+2, L का मान 1 लेंगे तो 4 2 कितना होगा 6, क्योंकि L का मान कितना है 1 है। तो इसका मतलब मेरे पास कितना है 6 है, कितना आ गया 6। तो मेरे को पता लग गया P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर मान लो मैं L का मान कितना लेता हूँ 2, तो देखो कितना आ गया 4 × 2+2, 4 दूनी 8 2 10। इसका मतलब D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10। ठीक है। अगर मैं L का मान कितना लेता हूँ 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 2 14। तो इसका मतलब F के अंदर, F जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 14, कितने आ सकते हैं 14। F ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 14 आएंगे। तो देखो इस फॉर्मूले का हम ऐसे यूज करते हैं। ओके, तो ये तो देखो हमने ये सीख लिया। अब देखो एक और फॉर्मूला लिखा हुआ नीचे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। तो इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाता हूँ मैं आपको। देखो अगर L का मान 0 लेते हैं, L का मान कितना लेते हैं 0 ना, L का मान 0 लिया मैंने, तो इसका मतलब 2 × में 0+1, 2 × 0+1, तो इसे ये क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या बच गया 1 बच गया। तो इसका मतलब S ये बता रहा है कि S के अंदर मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, कितने ऑर्बिटल बन सकते हैं, मतलब एक जो डब्बा होता है उसको एक ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो एस में एक ही बॉक्स बनेगा, एस में कितना बनेगा एक ही बॉक्स बनता है ऐसे। ठीक है, एस में एक ही, जैसे मान लो एल का मान मैं 1 लेता हूँ तो कितना आएगा 2 × में 1+1, 2 × 1+1 कितना आएगा 3। इसका मतलब एल का मान 1 हो तो वो किसके लिए होता है पी के लिए। तो पी के अंदर कितने डब्बे बनते हैं 3 डब्बे बनेंगे, कितने डब्बे बनेंगे 3 बॉक्स। क्योंकि देखो एस के अंदर एक बॉक्स क्यों बना, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक्स के अंदर एस जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा 2। तो दो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही डब्बा सफिशिएंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बॉक्स सफिशिएंट होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, तो 6 के लिए कितने डब्बे चाहिएंगे, 6 के लिए कितने बॉक्स चाहिएगा हमें, 6 के लिए 3 डब्बे चाहिएंगे, 3 डब्बे चाहिएंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह अगर एल का मान कितना लेते हैं 2, एल का मान कितना लेते हैं 2 अगर लेते हैं तो देखो 2 × में 2+1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब डी के लिए कितने डब्बे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल का मान 2 किसके लिए होता है डी के लिए, कौन सी डी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। तो बेटा 5 आ गया ना मेरे पास। तो देखो तो डी के लिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है ना। तो डी के लिए कितने डब्बे चाहिए बेटा 1 2 3 4 5। तो डी के लिए कितने बॉक्स चाहिए 5 बॉक्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मैं एल का मान 3 पुट करूंगा तो 2 3 6 जमा 1 7। तो इसका मतलब एफ के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 7 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17 होते हैं। तो एक बॉक्स में 2 तो 7 में कितने आ गए 17, हाँ 14 आ गए, कितने आ गए 14 आ गए आपके पास, कितने आ गए 14। भाई एक बॉक्स के अंदर ये कितने बॉक्स हैं 7 बॉक्स हैं बेटा, कितने बॉक्स हैं आपके पास है 7 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉक्स में 2 तो 7 बॉक्स में कितने आएंगे 14, कितने आएंगे 14। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे। ये हमने सीख लिया एजुमेंथल क्वांटम नंबर के बारे में। ओके,
अब देखो नेक्स्ट हम सीखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं स्मॉल एम से। किसे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। देखो सबसे पहला जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था वो हमें किसके बारे में बता रहा था? साइज के बारे में। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? साइज। उससे अगला किसके बारे में बताता है? शेप। अभी जो तीसरा पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन। और जो लास्ट हमारा बच जाएगा वो हमें किसके बारे में बताएगा? उसकी स्पिन के बारे में। पहला क्वांटम नंबर जो हमने पढ़ा था वो बताता है साइज। दूसरा जो पहला कौन पढ़ा था? प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा पढ़ा था? मैग्नेटिक ना एजुमेंथल क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में। ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन के बारे में कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ ए सब सेल, कि उस सब सेल के पास कौन कौन सी ऑर्बिटल होंगी उसके बारे में बताता है। दूसरा डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम। डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम का मतलब वो कहाँ से कहाँ तक है? -L से लेकर +L। -L से लेकर और +L, और इंक्लूड कौन है? जीरो भी उसके अंदर। और कौन इंक्लूड है? जीरो भी। -L से लेकर +L और जीरो भी उसी के अंदर इंक्लूड है। अब कैसे बताता है वो देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3D। क्या लिख दिया? 3D लिख दिया। अब आपसे पूछे कि भाई मेरे को बताओ n का मान बता दो, L का मान बता दो और M का मान बता दो। n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। L का मतलब कौन है? एजुमेंथल क्वांटम नंबर। और M का मतलब कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो n का मान आप जल्दी से बता दोगे, क्योंकि जो आगे डिजिट लिखा हुआ हमेशा n का मान होता है। तो n का मान कितना हो गया? 3। फिर हम किसका बता देंगे? L का। अब उस टेबल को याद रखना आपको, वो जो अभी मैंने बताई थी आपको। कौन सी? S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए कितना होता है? 3। तो ये रहा देखो हमारे पास कौन है? D के लिए क्या मान होता है? 2। D के लिए क्या होता है? 2। तो मैंने बता दिया L का मान 2 है। अब M का मान बताना आपको। M का मान कहाँ होता है? -L से +L तक, कि जो आपकी L की वैल्यू है उसको माइनस से लेकर और प्लस तक जाना है। जैसे माइनस का मैंने किया -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये हो गया आपके पास M के मान। M का मान ये हो गया आपके पास -2, -1, 0, +1 और +2। +1 और +2 आपके पास, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर देना था इसके अंदर। अच्छा देखो और करके देखते हैं एक और। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5F लिख दिया। आपसे पूछा गया n का मान, L का मान और M का मान। तो n का मान क्या होगा बेटा? n का मान तो 5 हो गया, जो आगे डिजिट है वो n का मान होता है। L का मान F के लिए कितना होता है? 3। वो टेबल जो आपका अभी बताइए ना, 0, 1, 2, 3, ये कौन होती है? S, ये P, ये D और ये F। तो L के लिए, F के लिए L का मान कितना होता है? 3 होता है हमेशा। तो ये 3 पुट कर दिया मैंने। अब आपको बताना है M का मान, मतलब ये जो L की वैल्यू है उसको माइनस से लेकर प्लस तक जाना है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो इस ये पॉसिबल वैल्यू किसकी होगी मेरे पास? M की होगी। ये पॉसिबल वैल्यू किसकी होगी? M की होगी आपके पास, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा। अब हम हमारा जो लास्ट सीखते हैं वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ओनली एंड ओनली हमारे पास लास्ट बच गया स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लिखते हैं S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी गाउड स्मिथ ने। ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है अपनी एक्सिस कर लाऊँ। जैसे मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं ना, एक स्पिन ऊपर कर दिया हमने, एक क्या कर दिया ऐसे नीचे कर दी, तो दैट विल बी द स्पिन। तो इसी स्पिन को हम S जो स्पिन है उसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमने एक को लिख दिया +½ और एक को लिख दिया -½ एक को लिख दिया +½ एक को लिख के दिया हमने -½ ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है इसके अंदर। जैसे अब देखो सारी बातें हमारे पास, सारे के सारे क्वांटम नंबर हमने सीख लिए। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो मान लो आपके पास ऐसे आएगा 3P। 3P के लिए आप N, L, M, S तीनों के मान बताओ। N, L, M, S। तो देखो N का मान कितना आएगा बेटा? 3। L किसके बारे में बताता है?
एजुमेंथल क्वांटम नंबर। और पी के लिए एल का मान कितना होता है 1। पी के लिए एल का मान क्या होता है 1 होता है। वो टेबल में हमने देखा ना, एस के लिए एल का मान कितना होता है, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए कितना होता है 3 एल का मान ये। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके अब हमारे पास एम का मान कहाँ जाता है, एल का मान माइनस से लेकर प्लस तक। तो एल का मान माइनस कर लो, -1 फिर 0 फिर +1। एस का मान वही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर स्पिन, आप इसमें ऐसे प्लस माइनस हाफ ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख देना प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ ऐसे कर दिया हमने, प्लस माइनस हाफ। जो हम एग्जाम्पल जिसका यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे थे 3p का, किसका यूज़ कर रहे थे 3p का यूज़ कर रहे थे। किसका यूज़ कर रहे थे बेटा 3p का। ठीक है, उस 3p के लिए हमने वैल्यू बता दी, n का मान, l का मान, m का मान, s का मान। s का मान प्लस माइनस हाफ, m का मान -1, 0 +1, n का मान 3, l का मान 1। ठीक है, तो आप किसी के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी एक बातें इसमें थोड़ी ध्यान देंगे, ये तो स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। कुछ बातें क्वांटम नंबर के लिए जो हमने क्वांटम नंबर सीखा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। कभी भी n और l बराबर नहीं हो सकते, n का मान l के मान के बराबर कभी नहीं हो सकता, और m का मान बड़ा नहीं हो सकता l से, m का मान बड़ा नहीं हो सकता l से। ये दो बातें ध्यान रखेंगे, n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया ऐसे, देखो जैसे ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन, n का मान 1 है, l का मान 1 है। ठीक है, 1 मिनट के लिए ऐसे कर दिया, m का मान 0 पुट कर दिया, s का मान प्लस माइनस हाफ, और आपसे पूछा कि ये क्वांटम नंबर वैलिड है, तो आप सीधा आंसर दोगे नो। क्यों, n और l के मान क्या है बराबर है। n और l का मान अगर बराबर होता है तो वो क्वांटम नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। ठीक है, n और l का मान कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना कोई भी क्वांटम नंबर नहीं बता सकता ये। एक तो ये बात ये होगी। दूसरी बात देखो, अगर हमने मान लो कुछ ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने लिखा n का मान 2, l का मान 1 और m का मान लिख दिया मैंने 3 और s का मान लिख दिया प्लस माइनस हाफ, और आप पूछा जाए क्वेश्चन आपसे क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है, तो इसमें भी आंसर गलत आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि l का जो m का मान है ना, m का मान l से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, m का मान l से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, और अभी मैंने बताया था m का मान कभी भी बड़ा नहीं हो सकता l से। तो एक ये कंडीशन भी, इस कंडीशन में तो ये नॉट पॉसिबल क्वांटम नंबर, नॉट नहीं होगा, ऐसा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है आपके पास। ठीक है, तो एक तो दो बातें आप ये याद रखोगे, n l कभी बराबर नहीं होने चाहिए और m का मान l से बड़ा नहीं होना चाहिए, m का मान l से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने सभी क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल हमारे पास 4 हैं, S P D F, इन 4 जो, वैसे आप इसमें यहाँ तक ही देखना, वैसे ऑर्बिटल तो 4 हैं बट आपको ये F की नहीं करनी, बस 3 की याद करनी है, S P D इनकी सिखाएंगे हम आपको। F ऑर्बिटल जो है उसकी शेप आप हायर क्लासेज में मास्टर डिग्री में सीखते हो, यहाँ आप मास्टर जो बैचलर डिग्री है वहाँ तक S P D की सीखते हैं हम, S की, P की और D की। ठीक है, तो हम देखो S जो ऑर्बिटल होता है वो एक स्फेरिकल शेप के अंदर होता है। स्फेरिकल का मतलब ऐसे होता है, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल सर्कल जैसे स्फेरिकल शेप में होता है, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर के अंदर, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल डायरेक्शन के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल डायरेक्शन। जैसे मैंने एक एक्सिस ये ले ली, जैसे एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये क्या हो गया आपके पास है ऐसे, ये वाई एक्सिस होगी मेरी, और ये मेरी कौन होगी जेड एक्सिस होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी वो ऑल डायरेक्शन के अंदर है, मतलब इक्वल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई एक्स के अंदर ही है या वाई के लिए है या जेड के लिए है, क्योंकि स्फीयर होगा नहीं ये स्फेरिकल शेप के लिए,
तो ये आपके पास शेप किसकी होगी, एस ऑर्बिटल की। किसकी होगी, एस ऑर्बिटल। हाँ ये हो सकता है साइज डिफ्रेंशिएट हो सकता है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1s और फिर मैं लिख दूँ ऐसे 2s, साइज हो सकता है भाई 1s के कंपैरिजन 2s का साइज बड़ा मिलेगा, 2s से साइज किसका बड़ा मिलेगा आपके पास, 3s का साइज बड़ा मिलेगा, साइज बड़ा हो सकता है आपके पास, ठीक है। बट एस ऑर्बिटल की अगर आपको शेप बनानी हो तो ऐसे स्फेरिकल शेप बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये तो शेप हो गया हमारे पास किसकी, एस ऑर्बिटल की। अब हमारे पास नेक्स्ट में आता है कौन, आपका पी ऑर्बिटल। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे, इम्पोर्टेंट है ये, चाहिए आपका टॉपिक क्वांटम नंबर का हो, चाहिए आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल का हो। उसके बाद हमारे पास है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की कैसी होती है, डंबल शेप होती है। जैसे आप जिम के अंदर डंबल करते हैं ना, वैसी शेप होती है इनके अंदर, ठीक है। और ये डायरेक्शनल होती हैं, ये जो भी हैं ये डायरेक्शनल नेचर में होती हैं। और ये 3 टाइप से होती हैं, पी की 3 होती हैं ऐसे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। एक पी एक्स, एक पी वाई, पी जेड। देखो कैसे होती है, जैसे मान लो देखो ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये डंबल टाइप का होगा ना, तो ये मैंने एक एक्सिस खींच दी पर्टिकुलर, इसी एक्सिस के लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, ये इसी शेप होगी पी एक्स की। किसकी होगी, पी एक्स की। ये मैंने ऐसे बना दिया, ये फिर लाइन खींच दी, ये वाई एक्सिस की होगी, ये हो गया आपके पास पी वाई। ये फिर मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे लाइन खींच दी, ये जेड के लिए होगी, तो ये हो गया आपके पास कौन, पी जेड। तो 3 शेप बन गई, एक पी एक्स की, पी वाई की और पी जेड की, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसमें 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स हैं, देखो एक लोब इधर, एक लोब इधर है आपके पास, 2 लोब्स, 2 लोब्स से दिखाते हैं। ये डंबल शेप के अंदर होती हैं, कैसे शेप के अंदर होती हैं, डंबल शेप के अंदर होती हैं, ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तो होगी पी की। अब हम सीखते हैं डी की। देखो वैसे इन तीनों के नाम भी हैं, जैसे एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है शार्प प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तीनों का अलग अलग मीनिंग है। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। एफ का मतलब फंडामेंटल, डी का मतलब डिफ्यूज, पी का मतलब प्रिंसिपल और एस का मतलब क्या होता है शार्प, ठीक है। तो सभी चारों के जो नाम है उसके अकॉर्डिंग है। एफ का मतलब फंडामेंटल, डी का मतलब डिफ्यूज, पी का मतलब प्रिंसिपल और एस का मतलब शार्प। अब देखते हैं हम डी की, डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल है वो डबल डंबल शेप के अंदर होती हैं। इसमें ये जो डंबल थे ना, इसमें तो एक ही आए थे, इसमें दो होते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, इसको बोलते हैं डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, ठीक है। ये डबल डंबल में होती हैं और ये आपके पास ध्यान रखेंगे ये भी डायरेक्शनल होती हैं, डायरेक्शनल अपॉन द एक्सिस। इसके अंदर 4 लोब्स होती हैं। जैसे देखो मेरे पास डी के अंदर मेनली एक्चुअली ये होती हैं, देखो एक होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। ये आपके पास इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे डी के अंदर। एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक जेड एक्स, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड या जेड एक्स या डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक डी जेड स्क्र। अब देखो पहले अगर आपको देखो यहीं से बना लेंगे, डी एक्स वाई की शेप बनानी मेरे को, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई के लिए देखो और एक चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ चलो मैं अभी बताता हूँ, पहले इन दोनों लाइन पे ऐसे लोब बना लेना आपको ऐसे, फिर इस पर बना लेंगे ऐसे, बना लिया ऐसे। और आपको एक्स वाई बनाना तो ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगा आपके पास। रुको पर एक मिनट रुको, ये हमने दूसरी बना दी, ऐसे नहीं बनाना था आपको,
ऐसे कर दिया। अब लोब बनाने हैं इनके बीच में ऐसे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई लिख दिया मान लो आपने, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास डी एक्स वाई बन गई, ठीक है। ये तीनों जो है ना डी एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई है, इन तीनों में जो लोब है ना वो एक्सिस के बीच में आती है। ये एक्सिस है ना आपके पास, इन एक्सिस के बीच में आती है लोब। ऊपर वाले जो तीनों ना डी एक्स वाई जेड और एक्स जेड के अंदर, इन तीनों के अंदर जो लोब आपकी है वो एक्सिस के इन बिटवीन आती है। जैसे देखो ये एक्सिस के इन बिटवीन है, एक्सिस के इन बिटवीन है, तो ये मेरे पास डी एक्स वाई बन गई। वाई जेड बनाना हो तो इसको मैं मान लो जेड एक्सिस ले लूँगा, तो ये मेरे पास वाई जेड बन गई, ठीक है। अगर मेरे को एक्स जेड बनाना हो तो कोई बात नहीं, इसमें यहाँ पे एक्स ले लो, क्योंकि एक्सिस में कहीं भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स जेड हो गया आपके पास। तो तीनों शेप बन गए ना हमारे पास, डी एक्स वाई जेड जेड एक्स, ये एक्स जेड जो भी आपके पास। तो ध्यान रखना इन फर्स्ट तीनों के अंदर करना बिल्कुल आसान है। देखो शेप के अंदर ऐसे प्लस का निशान तो कर सकते हो ना आप, करके एक लोब यहाँ पे बना दो, एक यहाँ कर दो, तो डबी तो डबल डम्बल शेप बन गई इसके अंदर, क्योंकि डम्बल दो लिए हैं ना इसके अंदर। एक्स वाई बनाना तो एक एक्स एक वाई ले लो, वाई जेड बनाना हो तो इसको जेड कर देंगे, एक्स जेड बनाना हो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लो आप, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि मान लो आप सोचो सर आपने तो ये किया, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जेड ले लूँ, यहाँ पे एक्स ले लेंगे, मतलब कोई भी दो जगह पे आपको एक्सिस दिखानी है ये वाली, ठीक है। तो ये तीनों शेप बन गए हमारे पास। अब देखो अब बच गई हमारे पास ये वाली, क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या थी, तीनों में थी लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस की इन बिटवीन थी आपके लोब, और ये दोनों के अंदर क्या आती है, कैसे हैं, लोब्स अलोंग द एक्सिस, जहाँ एक्सिस है वहीं लोब आएगी इन दोनों के अंदर। कैसे देखो, मान लो मैंने ऐसे वही साइन ऐसे करना है और ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो जहाँ एक्सिस है वहीं लोब है, तो ये किसकी बन गई, डी एक्स स्क्र माइनस से वाई स्क्र, डी एक्स स्क्र माइनस से वाई स्क्र की बन गया आपके पास, ठीक है। और अगर डी, ये तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की बन गई आपके पास, तो ध्यान रखना लोब जहाँ है वहीं एक्सिस है, ये लोब थी वहीं एक्सिस है आपके पास, ठीक है। और डी जेड स्क्र की वही ऐसे होती है, ये लोब हो गया आपके पास, ये सर्कल, ये आपके पास एक्स, मान लो आपकी जेड एक्सिस होगी तो हो गया डी जेड स्क्र आपके पास, ठीक है। ये डी जेड स्क्र बन गया आपके पास। तो ये देखो 5 हमने शेप जो है जो डी की ऑर्बिटल की, डी एक्स वाई जेड एक्स जेड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र, इन सारों को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया, ठीक है। तो आप इन शेप को अपनी कॉपी में ऐसे बिल्कुल एज इट इज राइट डाउन करेंगे। एस के अंदर एक ही होती है, एस के अंदर सिर्फ एक, पी के अंदर 3, पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी के अंदर कितनी होती है 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड या जेड एक्स डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। पहली जो तीन हैं, तीन जो हैं ये वाली तीनों, इसके अंदर लोब एक्सिस के बीच में आएगी, जो एक्सिस है ना उनके बीच में आएगी, और जहाँ लोब है वहीं एक्सिस होगी इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जहाँ एक्सिस है वहीं लोब होगी, ठीक है। तो ये हमने दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी और क्वांटम नंबर को। तो आई थिंक आपको सभी बच्चों को क्लियर आउट हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू। तो इसको देखें, बार बार रिवाइज करें बेटा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।